नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा कर लिया है। आज हम आपको बताएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था, जो पहले बंगाल का क्षेत्र था, 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। उस समय यह उड़ीसा बंगाल में आता था। इनके पिताजी जानकी दास बोस थे तथा माता प्रभावती थी। 1919 में लंदन गए थे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए तथा 1920 में ही आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास किया था और उनका चौथा स्थान मिला था इनको। लेकिन 1921 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, जिससे इन्होंने 21 में ही इस आईसीएस की परीक्षा जो नौकरी थी इससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए थे। विभिन्न प्रकार से आंदोलन आदि को देखते हुए उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसके बाद जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए तथा 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, यानी स्थगित कर दिया। इससे सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जिस समय जनता का जोश अपने चरम पर था, उस समय आंदोलन वापस लेना एक राष्ट्रीय विस्ता के समान है, राष्ट्रीय विस्ता के समान है। 1923 में स्वराज पार्टी बनी थी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर बनाया था। इस स्वराज पार्टी में सुभाष चंद्र बोस सचिव बने थे 1923 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम सीआर दास है। 1924 ईस्वी में कलकत्ता नगर निगम के सीयू भी इनको बनाया गया था। मेयर उस समय थे सीआर दास, लेकिन सीआर दास की 1925 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1924 में नगर जो निगम था कलकत्ता, उसके सीईओ बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को, और तब उस समय वहां के मेयर थे सीआर दास। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का विरोध कलकत्ता में इन्होंने किया था बहुत जोर शोर से, तथा 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं। 25 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 4-5 साल ऐसे चलता रहता। उसके बाद 1930 में कलकत्ता का मेयर इनको बना दिया जाता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाए, ऐसा इन्होंने मांग रखा था। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। गांधी जी से मिल करके सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी, क्योंकि ये लोग पूरा साम्राज्य चाहते थे, ना कि आधा। आधे की तो बात ही नहीं करना है। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस शामिल होते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल होते हैं। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस जी इससे भी असहमत हुए तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अकेले भेजने के निर्णय से भी ये असहमत थे। द्वितीय गोलमेज असफल हुआ, इससे ये भी असहमत हुए। महात्मा गांधी वहां गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सुभाष चंद्र बोस ने एक बुक लिखा है, द इंडियन स्ट्रगल। ये 1934 में इसका प्रकाशन किया गया। और एक बुक है इंडियन पिलग्रिम बुक का नाम पिलग्रिम, इंडियन पिलग्रिम।
1938 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी उसके अध्यक्ष बने थे। 1939 में त्रिपुरा में अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से दोबारा अध्यक्ष बने थे क्योंकि इनके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे, तो गांधी जी ने कहा कि ये तो हमारी हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी के प्रत्याशी थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने विवाद के कारण सभी का जो चेहरा था ये नीचे हो गया था, जिससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया था हरिपुरा में, वो त्रिपुरा में, त्रिपुरी अधिवेशन त्रिपुरी। 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1940 में सुभाष चंद्र बोस गिरफ्तार हो गए और भारत रक्षा अधिनियम के तहत घर पर ही इनको नज़रबंद कर दिया गया, क्योंकि पहले जेल में बंद थे, लेकिन इन्हें जेल से निकाल करके इनको घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। गांधी जी कहते हैं कि लक्ष्य पवित्र होना चाहिए। कहा लक्ष्य पवित्र, मार्ग पवित्र होना चाहिए। युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फायदा उठाना अनैतिक है, इसलिए। और गांधी जी ने कहा कि किसी का अनैतिक तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हम शुरू कर सकते हैं। आज़ादी का मार्ग महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा तथा सत्याग्रह बताया। कांग्रेस में सत्याग्रही लोगों का वर्चस्व ही रहेगा, ऐसा महात्मा गांधी जी कहते थे। दोनों का मार्ग एक ही था, दोनों का मार्ग अलग अलग था, लेकिन मन एक ही था। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि लक्ष्य पवित्र हो लेकिन मार्ग पवित्र ना हो। कोई भी हो सकता है, हिंसा अहिंसा परिस्थिति अनुसार हो सकता है। युद्ध काल एक मौका है, मौके के फायदा उठाना चाहिए हमको, इसलिए बड़े आंदोलन के पक्ष में ये सुभाष चंद्र बोस थे। कांग्रेस में सभी की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हूँ। कहा कि कांग्रेस भी, सभी जितने भी कांग्रेस के हैं वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। इसके बाद 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 1940 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी इसके उपलक्ष्य में गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको जेल में डाल दिया जाता है। जब ये जेल में अनशन कर देते हैं तो इनको घर पर ही नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी छुपकर जर्मनी पहुंच जाते हैं। ये भारत से पहले काबुल जाते हैं। मोहम्मद जियाउद्दीन के भेष में ये भारत से काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल से ऑरलैंडो के भेष में काबुल से मॉस्को पहुंच जाते हैं। उसके बाद मॉस्को से एक सैनिक बन करके मॉस्को से जर्मनी पहुंच गए। इनके भागने में भतीजा इनका था शिशिर कुमार और भाई शरद चंद्र बोस था, इन्होंने मदद किया था भागने में। काबुल में उत्तम चंद्र मल्होत्रा के यहाँ ये रुके थे। इनके साथ सुभाष चंद्र बोस जी, भगत राम तलवार भी थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ भगत राम तलवार भी थे। ये रहमत अली के भेष में इनके साथ भागने में सफल हुए थे। जर्मनी में जब पहुंचते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, तो वहाँ आज़ाद हिंद फौज यानी आज़ाद हिंद संघ की स्थापना करते हैं, जिसे फ्री इंडिया सेंटर कहते हैं। इसकी स्थापना बर्लिन में करते हैं, जर्मनी में।
विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए इन्होंने 2 शाखाएं बनाई थी, एक शाखा इटली में तथा दूसरी फ्रांस के पेरिस में। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना भी बर्लिन में किया था, जर्मनी के बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस जी ने। फ्री इंडियन लीजन यानी फ्री इंडियन सेना सैनिक उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र से गिरफ्तार कर, जो भारतीय लगभग 4500 थे, इनको गिरफ्तार किया गया था उत्तरी अफ्रीका से अंग्रेजों द्वारा। तो ये फ्री इंडिया लीजन सैनिक कार्रवाई करके इन लोगों को छुड़ाया था। इनको छुड़ाने में सुभाष चंद्र बोस जी ने मदद की थी। इनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके यहाँ बंदी बना लिया गया था। इनको जब छुड़ा करके लाते हैं तो ये सभी लोग जितने हैं ये सैनिक के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हो जाते हैं तथा अभी इनके अभिवादन के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद नारा दिया था, जो बहुत प्रचलित नारा है। झंडा तिरंगा जिसमें चरखे की जगह शेर आदि की उन्होंने फहराया। राष्ट्रगान था जन गण मन, इसको इन्होंने गाया। हिटलर से मुलाकात करते हैं नेताजी, तो जो वहाँ का हिटलर है उसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देता है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज जो थी, इसमें एक थी भारतीय राष्ट्रीय सेना भी इसको कहते थे पहले, INA। जो आज़ाद हिंद फौज है इसको पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं। तो इसकी स्थापना जापान में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। रास बिहारी बोस जापान में एक संगठन बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका सहयोगी थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। दोनों ने मिलकर के जापान में एक संगठन बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और कैप्टन मोहन सिंह एवं हजारों सैनिकों जो भारतीय बंदी थे जापान में, इसे सिंगापुर से मलाया लाया गया था। ये सभी मिल करके एक सेना का गठन करते हैं। कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजिवामा जापान का था। सभी ने मिल करके सेना का एक संगठन बनाते हैं, गठन कर जिसे कहते हैं INA। बाद में कुछ विवादों के कारण INA विघटित कर दिया जाता है और मोहन सिंह को जेल में डाल दिया जाता है। रास बिहारी बोस ने INA को पुनः गठित किया था, पुनर्गठित कर दिया था इसे, INA जो था। इसके बाद देखते हैं आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था क्या थी। जब INA की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, इसका विघटन हो जाता है, तो INA की पुनर्गठन के लिए रास बिहारी बोस ने एक तिल सम्मेलन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को इसमें आमंत्रण देते हैं, आप भी इसमें आइए, क्योंकि रास बिहारी बोस ने पुनः इस INA की पुनर्गठन किया था। 1943 ईस्वी में नेताजी जापान के टोक्यो पहुंचते हैं और वहां के PM थे जापान के तोजो से उन्होंने मुलाकात की तथा रास बिहारी बोस ने INA प्लस IIL की लीग की कमान नेताजी को सौंप दी कि आप जो ये INA है प्लस IIL है, इसकी देखरेख आप करिए। INA में ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फ्यूजिवारा यह का मानसिक पुत्र है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जो यह INA है, यह मेजर फ्यूजियामा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का यह मानसिक पुत्र है। अब आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने 4 गुरिल्ला रेजिमेंट बनाया था। सुभाष रेजिमेंट
शाह नवाज खां के नेतृत्व में एक रेजिमेंट बनाया था। इसका नाम है सुभाष रेजिमेंट। गांधी रेजिमेंट एम के कियानी के नेतृत्व में बनाया था, कि आप इसकी कमान संभालिए। आज़ाद रेजिमेंट गुलजारा सिंह, नेहरू रेजिमेंट अजीम खां आदि लोगों ने नेतृत्व दिया। एक और रेजिमेंट है रानी झांसी रेजिमेंट, जो महिला से संबंधित है, या लक्ष्मी स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व किया था। इसके नेतृत्व इसको दिया गया है इनको। 22 अक्टूबर 1943 को सहायक महिला विभाग बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। और क्या किया गया? आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से गुप्तचर विभाग बनाया गया तथा इसमें प्रशिक्षण विभाग भी बनाया गया मोहम्मद अली बुर्ज रहमान के नेतृत्व में। महिला बेटा के लिए बेटाई देवी ने अपनी संपत्ति दे दी थी। बेटाई देवी ने महिलाओं के लिए इनका भी उत्थान हुआ। इसके बाद देखते हैं जो आज़ाद हिंद फौज है, इसके बाद आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, जिसमें एक अस्थायी सरकार का इन्होंने गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में इन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन किया था आज़ाद हिंद सरकार के अंतर्गत। भारत की अस्थायी सरकार का भी इन्होंने गठन किया था, जिससे इनको 9 देशों को मान्यता भी प्राप्त हो चुकी थी। जापान, बर्मा, फिलीपींस, जर्मनी, इटली आदि लोगों ने इनका सहयोग दिया, मान्यता दे दी कि आप अस्थायी सरकार बना सकते हैं। जापान के पीएम तोजो ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, क्योंकि पहले जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह जापान के कब्जे में था। इसको सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने दोनों द्वीपों का नाम रखा, अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। और नेताजी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि ये इनके युद्ध विरोधी थे। वित्त सचिव थे उस समय एच.सी. मुखर्जी, प्रचार कर रहे थे MAIR। सर्वोच्च परामर्शदाता थे रास बिहारी बोस आदि लोग इसमें शामिल थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने सरकार की, जो नेताजी की सरकार थी, इनकी क्या घोषणा थी इसके बारे में देखते हैं। ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध करना है हमको, इन्होंने कहा। और कहा कि ऑपरेशन यू के तहत बर्मा के रास्ते हम कोडिला और इम्फाल पर हमला करेंगे। कोडिमा जो नागालैंड से में है, इम्फाल और कोडिमा, इस पर हम हमला करेंगे बर्मा के रास्ते। प्रथम मोर्चा अराकान में इन्होंने कर देते हैं और वहाँ इन्होंने विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनको विजय मिल जाती है अराकान में। और 18 मार्च 1944 को INA ने भारत में कदम यह रखा। जब INA के माध्यम से सभी लोग लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन यू के तहत बर्मा के रास्ते ये कोहिमा और इम्फाल पर हमला करते हैं तथा प्रथम मोर्चा ये अराकान पर करते हैं, जो इनका सफल हो जाता है विजय। 1944 में INA ने भारत में कदम रखा। अप्रैल में इन्होंने मणिपुर में एक गांव था मोरांग, वहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया। 6 जुलाई 1944 को रंगून में रेडियो से इन्होंने संबोधन किया। नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपति कहा था। यही 6 जुलाई 1944 को रंगून में रेडियो के माध्यम से संबोधन किया भारतवासियों को, और उस समय कहा कि नेताजी ने कि गांधी जी आप राष्ट्रपिता हो। उन्होंने कहा, हे महात्मा गांधी, आप भारत के राष्ट्रपिता हैं, आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपकी सहायता के लिए इधर आ रहे हैं।
नेताजी ने नारे भी दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया तथा कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे इसी इन्होंने नारा दिया जिससे लोग उत्साहित हो गए तथा लेकिन मणिपुर के इम्फाल में अभियान असफल हो गया क्योंकि मानसून आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है, क्योंकि वहाँ सेना बीमार पड़ने लगी जिससे आगे नहीं बढ़ पाई और लड़ते लड़ते जर्मनी भी बहुत कमज़ोर पड़ गया था तथा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान ने जो कांड किया था अमेरिका के प्रति उसको ताबोताड़ करने के लिए हम बदला लेने के लिए अमेरिका ने हिरोशिमा यानी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया। यह इतना भयंकर था, इसमें काफ़ी क्षति हुई जापान की। तो 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर देता है जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान कहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। टोक्यो जाते समय ताई होकू हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जिससे नेताजी शहीद हो जाते हैं। तथा आइए देखते हैं कि जो आज़ाद हिंद फौज है इनके अधिकारियों पर केस चलाया गया था नवंबर 1945 में, जिसे लाल किला का मुकदमा कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में चल रहा था, इसका समापन यूएसए द्वारा परमाणु के कारण कर दिया गया। तो केस चलाया गया, मुकदमा चलाया गया आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर। यह आरोप था कि यह युद्ध हुआ है, आईएनए ने देशद्रोह किया है, आप दूसरे देश से मिलकर के आपने काम किया है। दिल्ली के लाल किले में यह केस चलता है। मेजर जनरल शाहनवाज खां, कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल प्रेम सहगल, इन लोगों के ऊपर केस चलता है जिसे ही लाल किला का मुकदमा कहते हैं। बचाव पक्ष में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा आदि ने बचाव पक्ष रखा। पुणे में कांग्रेस की मीटिंग होती है, वकीलों का एक दल गठित किया जाता है इनको बचाने के लिए। भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, कैलाशनाथ काटजू, रघु रंजन शरण आदि ने इनके पक्ष के लिए सब गठित हुए थे बचाने के लिए इनको। लेकिन केस का परिणाम यही निकलता है, इनको मृत्यु दंड दिया जाता है। जब इनको मृत्यु दंड दे दिया गया तो विरोध होता है, बहुत तरह से विरोध प्रदर्शन होता है, देशव्यापी यह विरोध हो गया और लाल किले को घेर लिया गया, हड़तालें की गई, जुलूस निकाला गया, धरना दिया गया, बहिष्कार किया गया और उन्होंने सभी के द्वारा यह बोला गया कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो, ऐसा इन्होंने नारा दिया। हिंदू मुस्लिम एकता, अंग्रेज यह सोचने पर मजबूर हैं कि अधिक दिनों तक भारत पर शासन हम नहीं कर सकेंगे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को देख करके ऐसा बोले। परिणाम स्वरूप लॉर्ड बेबल ने सभी की सजा माफ कर दिया। इसी को ही लाल किला का मुकदमा कहते हैं। दोस्तों, ये थी एक बेहतरीन क्लास, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। दोस्तों, मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।